नमस्कार दोस्तों, द वाईटी टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इसराइल और ईरान के बीच का संघर्ष ये टॉपिक अपने आप में समुंदर जितना बड़ा और गहरा है। ये एक ऐसा संघर्ष है जिसने कई दशकों से मिडिल ईस्ट को अस्थिर करके रखा है। एक ऐसा संघर्ष जिसकी जड़ें इतिहास, धर्म और भू राजनीति में बहुत गहरी हैं। इन दोनों देशों के बीच रिश्तों में तनाव धीरे धीरे बढ़ता गया है और ये तनाव अब एकदम सामने लड़ाई में बदलने वाला है। ये तनाव सिर्फ दो देशों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। इस वीडियो में हम इजराइल और ईरान के बीच के इस उलझे हुए संघर्ष को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि यह संघर्ष कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे क्या-क्या कारण हैं और आज ये किस मोड़ पर आकर खड़ा है। हमारी कहानी शुरू होती है 1948 में, जब इसराइल बना था। यहूदियों के लिए एक देश बनाने की इस ऐतिहासिक घटना को लेकर अरब देशों में बहुत विरोध हुआ था। ज्यादातर अरब देशों ने इजराइल को मान्यता देने से मना कर दिया और उनका मानना था कि यहूदी देश का निर्माण गलत था। हालांकि उस समय ईरान ने कुछ अलग ही रुख अपनाया। ईरान, जो उस समय राजा से शासित था, उसने इजराइल के अस्तित्व को मान्यता दी। यहूदी और इस्लाम धर्म के बीच सदियों से चली आ रही दुश्मनी के बावजूद ईरान के शाह ने इस्राइल के साथ राजनयिक और आर्थिक संबंध बनाए। इसके पीछे कई कारण थे। सबसे पहला, ईरान और इस्राइल दोनों ही उस समय सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंतित थे। दूसरा, ईरान को उम्मीद थी कि इस्राइल से दोस्ती करने से उसे पश्चिमी देशों, खास तौर पर अमेरिका का साथ मिल जाएगा। इसके अलावा ईरान में बहुत सारे और अमीर यहूदी रहते थे और शाह के लिए यहूदी समुदाय से अच्छे संबंध बनाए रखना जरूरी था। इस तरह इस्राइल के बनने के शुरुआती सालों में ईरान और इस्राइल के बीच संबंध अच्छे थे, लेकिन ये अच्छे रिश्ते ज्यादा दिनों तक टिकने वाले नहीं थे। 1969 में ईरानी क्रांति ने इन रिश्तों को पूरी तरह से बदल दिया। इस क्रांति के बाद ईरान एक इस्लामिक देश बन गया और इस्लाम इस नए ईरान की विदेश नीति का सबसे अहम हिस्सा बन गया। क्रांति के नेता अयातुल्लाह खुमैनी ने इस्राइल को शैतान कहा और उसके अस्तित्व को नकार दिया। ईरान ने इस्राइल के साथ सारे राजनयिक और आर्थिक रिश्ते तोड़ दिए और इस्राइल के खिलाफ सख्त विरोध करने लगा। ईरानी क्रांति ने इस्राइल और ईरान के रिश्तों को एक नया मोड़ दे दिया। अयातुल्लाह खुमैनी ने इस्लामी क्रांति को सिर्फ ईरान के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बताया। उनके हिसाब से इजराइल अमेरिका का बनाया हुआ एक कठपुतली राज्य था, जो मुस्लिम जगत के बीच एक बीमारी की तरह फैल रहा था। इस सोच ने ईरान की विदेश नीति को पूरी तरह से बदल दिया। जहां पहले ईरान इजराइल को एक ताकतवर देश मानता था, वहीं अब उसे एक दुश्मन देश के रूप में देखा जाने लगा। ईरान ने इजराइल के खिलाफ एक साथ कई तरह की रणनीति अपनाई, जिसमें राजनयिक दबाव, दूसरे देशों से लड़ाई और सैन्य सहायता शामिल थी। ईरान ने इस्राइल के खिलाफ लड़ाई को सिर्फ अरब देशों की लड़ाई नहीं माना, बल्कि इसे पूरे मुस्लिम समुदाय की लड़ाई बताया। इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन PLO और उसके नेता यासर अराफात का साथ देने का ऐलान किया। ईरान ने PLO को सिर्फ राजनयिक समर्थन ही नहीं, बल्कि हथियार और पैसा भी दिया। इस दौरान ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे शिया समूहों को भी समर्थन देना शुरू कर दिया, जो इस्राइल के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष में शामिल थे। 1982 में जब इस्राइल ने लेबनान पर हमला किया, तो ईरान ने हिजबुल्लाह को इस्राइली सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ने के लिए उकसाया। हिजबुल्लाह को ईरान से हथियार, ट्रेनिंग और पैसा मिलता रहा, जिससे इस्राइल के लिए लेबनान में अपनी स्थिति मजबूत करना मुश्किल हो गया। ईरान की इस नीति का नतीजा यह हुआ कि इस्राइल और ईरान के बीच दुश्मनी और बढ़ गई। ईरान ने खुद को इस्राइल विरोधी ताकतों का नेता बनाने की कोशिश की और इस्राइल को खत्म करने की कसम ली। 1982 में इस्राइल के लेबनान पर हमले के बाद ईरानी क्रांतिकारी रक्षक सेना यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की मदद से यह बना था। हिजबुल्लाह का मुख्य उद्देश्य था लेबनान से इजरायली सेना को भगाना था और इस संगठन ने जल्द ही इस्राइल के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। ईरान ने हिजबुल्लाह को बहुत ज्यादा पैसा, हथियार और जरूरत का सामान दिया, जिससे इस संगठन को मजबूत होने और इजराइल के लिए एक खतरनाक दुश्मन बनने में मदद मिली। हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों और आम लोगों पर हमले किए,
जिसमें बम विस्फोट, अपहरण और रॉकेट हमले शामिल थे। इस संगठन ने अपनी ताकत बढ़ाई और उसे ईरान और सीरिया से नए-नए हथियार मिले, जिनमें मिसाइलें और रॉकेट भी शामिल थे। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लड़ाई कई सालों तक चलती रही, जिससे लेबनान में अशांति और हिंसा का माहौल बना रहा। 2006 में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच 1 महीने तक भयंकर युद्ध चला, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और लेबनान के बुनियादी ढांचे को बहुत नुकसान पहुंचा। हालांकि इजराइल ने हिजबुल्लाह को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन ये संगठन अपने अस्तित्व और अपनी ताकत को बचाए रखने में कामयाब रहा। हिजबुल्लाह का उदय ईरान के लिए एक रणनीतिक जीत थी, क्योंकि इससे उसे इस्राएल के खिलाफ एक मजबूत साथी मिल गया था। 21वीं सदी के आते आते ईरान और इस्राएल के बीच संघर्ष का एक नया और शायद सबसे खतरनाक अध्याय शुरू हुआ। ईरान का परमाणु कार्यक्रम। इस्राएल ने हमेशा से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा माना है। इस्राएल का मानना है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसका इस्तेमाल वह इस्राएल को नष्ट करने के लिए कर सकता है। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बार-बार चेतावनी दी है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए वे हर जरूरी कदम उठाएंगे। दूसरी तरफ ईरान ने हमेशा यही कहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और वह परमाणु हथियार नहीं बना रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ईरान पर कई प्रतिबंध लगाए हैं, जिसका उद्देश्य उसके परमाणु कार्यक्रम को सीमित करना है। इस्राएल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बाधित करने के लिए कई गुप्त अभियान चलाए। इन अभियानों में ईरानी वैज्ञानिकों की हत्या, ईरानी परमाणु सुविधाओं पर तोड़फोड़ और साइबर हमले शामिल हैं। 2015 में ईरान और P5+1 देशों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी के बीच परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते का उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कड़ी सीमाएं लगाना और बदले में उस पर लगे प्रतिबंधों को हटाना था। हालांकि 2018 में अमेरिका ने इस समझौते से खुद को अलग कर लिया और ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका के इस कदम से ईरान और पश्चिमी देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है और इस्राएल ने भी ईरान के खिलाफ अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया है। ईरान और इस्राएल के बीच चल रहे संघर्ष का एक और महत्वपूर्ण पहलू है साइबर युद्ध। दोनों देशों ने अपनी सैन्य और खुफिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिए साइबर तकनीक में भारी निवेश किया है और वे एक दूसरे के खिलाफ साइबर हमलों का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाते। साइबर हमलों का उपयोग महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को बाधित करने, खुफिया जानकारी चुराने और दुश्मन के संचालन को बाधित करने के लिए किया जा सकता है। ईरान और इस्राएल के बीच साइबर युद्ध 2010 में सुर्खियों में आया, जब स्टक्सनेट नामक एक जटिल कंप्यूटर वायरस ने ईरान के नटांज परमाणु सुविधा पर हमला किया। माना जाता है कि स्टक्सनेट को मिलकर अमेरिका और इस्राएल द्वारा विकसित किया गया था और इसने ईरानी यूरेनियम संवर्धन सेंट्रीफ्यूज को नष्ट करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को काफी नुकसान पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्टक्सनेट हमले ने साइबर हथियारों की विनाशकारी क्षमता और राष्ट्रों के बीच संघर्ष में उनके बढ़ते महत्व को उजागर किया। तब से ईरान और इस्राएल एक दूसरे के खिलाफ कई साइबर हमलों में शामिल रहे हैं, जो वित्तीय संस्थानों, सरकारी एजेंसियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हैं। 2020 में इस्राएल ने ईरान पर अपने जल बुनियादी ढांचे पर साइबर हमला करने का आरोप लगाया, जिसका उद्देश्य पानी के पंप और उपचार संयंत्रों को बाधित करना था। इस्राएल ने जवाबी कार्रवाई में ईरानी बंदरगाह पर साइबर हमला किया, जिससे संचालन में नुकसान हुआ। ईरान और इस्राएल के बीच साइबर युद्ध लगातार बदल रहा है, जिसमें दोनों देश लगातार अपनी साइबर क्षमताओं में सुधार कर रहे हैं और अधिक जटिल रणनीति विकसित कर रहे हैं। चूंकि साइबर स्पेस की सीमाएं धीरे धीरे धुंधली होती जा रही हैं, इसलिए ईरान और इस्राएल के बीच साइबर युद्ध के और बढ़ने और आगे चलकर उनके संघर्ष का एक प्रमुख मोर्चा बनने की संभावना है। 2011 में शुरू हुआ सीरियाई गृह युद्ध ईरान और इस्राएल के बीच संघर्ष के लिए एक नया रणक्षेत्र बन गया। ईरान सीरियाई सरकार का एक प्रमुख सहयोगी है और इसने सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता में बनाए रखने के लिए सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान की है। दूसरी ओर इस्राएल ने सीरियाई विद्रोहियों को समर्थन प्रदान किया है
और उसने सीरियाई क्षेत्र में ईरानी और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कई हवाई हमले किए हैं। इसराइल का मुख्य उद्देश्य ईरान को अपनी सीमाओं के पास एक सैन्य उपस्थिति स्थापित करने से रोकना और लेबनान में हिजबुल्लाह को उन्नत हथियारों की आपूर्ति को बाधित करना है। इसराइल ने सीरिया में ईरानी हथियारों की खेपों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए सैकड़ों हवाई हमले किए हैं। हाल के सालों में मिडिल ईस्ट के भू राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है, जिसका ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष पर भी असर पड़ा है। 2020 में संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सूडान और मोरक्को ने अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसने इन अरब देशों और इसराइल के बीच राजनयिक संबंधों को सामान्य कर दिया। यह ऐतिहासिक समझौता, जिसे अमेरिका ने दिलाया था, ईरान को क्षेत्र में अलग थलग करने और इसराइल के साथ गठबंधन बनाने के लिए क्षेत्रीय गतिशीलता को बदल दिया है। अब्राहम समझौते का ईरान और इसराइल के बीच संघर्ष पर कई तरह का प्रभाव पड़ा है। सबसे पहले, इसने ईरान और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों के बीच दरार पैदा कर दी है। इन अरब देशों द्वारा इसराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने से ईरान को एक खतरा महसूस हुआ है, क्योंकि इससे उसके प्रभाव को कमजोर करने और इसराइल को वैधता प्रदान करने की कोशिश मानी जा रही है। दूसरे, इस समझौते ने इसराइल की क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत किया है। इसराइल के साथ संबंधों को सामान्य करके ये अरब देश ईरान के खिलाफ एक अनौपचारिक गठबंधन में शामिल हो गए हैं और वे इसराइल के साथ खुफिया जानकारी और सुरक्षा सहयोग साझा कर सकते हैं। इसराइल के साथ बढ़ते क्षेत्रीय सहयोग का सामना करते हुए ईरान खुद को अलग थलग पाता है और उसे अपनी विदेश नीति और अपने कार्यों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। अंत में, अब्राहम समझौते ने मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता के लिए नई संभावनाएं पैदा की हैं। ईरान और इसराइल के बीच संघर्ष एक बहुआयामी और बहुत ही जटिल मुद्दा है, जिसने कई दशकों से मिडिल ईस्ट को अस्थिर करके रखा है। इस संघर्ष की जड़ें इतिहास, धर्म, विचारधारा और भू राजनीति में हैं, और यह दोनों देशों के बीच गहरे अविश्वास और शत्रुता से प्रेरित है। जैसा कि हमने देखा है, यह संघर्ष समय के साथ बदलता रहा है, जिसमें दूसरे देशों से लड़ाई, गुप्त अभियान, साइबर हमले और सैन्य टकराव के खतरे शामिल हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम का उदय इस संघर्ष का केंद्र बिंदु बन गया है, जिसने इसराइल और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा चुनौती पेश की है। हालांकि हाल के सालों में अब्राहम समझौते जैसे राजनयिक प्रयासों ने ईरान को अलग थलग करने और इसराइल के साथ क्षेत्रीय गठबंधन बनाने में कुछ प्रगति की है, लेकिन ईरान और इसराइल के बीच बुनियादी दुश्मनी बनी हुई है। आगे का रास्ता अनिश्चित बना हुआ है और संघर्ष के और बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ईरान और इसराइल के बीच का संघर्ष सिर्फ दो देशों के बीच का झगड़ा नहीं है, बल्कि यह मिडिल ईस्ट की उलझी हुई राजनीति, धर्म और ताकत की लड़ाई का एक प्रतीक है। यह एक ऐसा संघर्ष है जो कई दशकों से चला आ रहा है और इसके समाधान के लिए कोई आसान रास्ता नजर नहीं आता। इस संघर्ष में न केवल सेना का इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि कूटनीति, साइबर युद्ध और गुप्त युद्ध के माध्यम से भी दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ सक्रिय हैं। यह एक खतरनाक युद्ध है जिसमें कोई भी गलत कदम पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ले जा सकता है। हालांकि दोनों देशों के बीच सीधा युद्ध नहीं हुआ है, लेकिन उनके बीच का तनाव और गुप्त युद्ध क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। भविष्य में क्या होगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन यह साफ है कि यह संघर्ष जल्दी खत्म होने वाला नहीं है।